हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरदीप और आज मैं आपको करवाऊंगी भाषा और व्याकरण का जो पहला कंसेप्ट है आपकी ग्रामर का, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए बेटा, भाषा क्या है और व्याकरण क्या है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, तब हम अगर जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और व्याकरण क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेटा एक लाइन में मैं सबसे पहले इनका जो जवाब देना चाहूंगी कि भाषा जो है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि भाषा के माध्यम से हम अपने दिल के, दिमाग के जो विचार हैं हम दूसरों को अभिव्यक्त कर देते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं हम वो व्यक्त कर देते हैं। और अगर भाषा नहीं होती तो हम इतना तरक्की भी नहीं कर पाते, है ना। भौतिक, वैज्ञानिक और जो आत्मिक हमने जो एक विकास किया है बिना भाषा के वो संभव नहीं था, और बिना भाषा के हम क्या है सुख दुख भी इजहार नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाषा बहुत जरूरी है। और क्या है कि एक मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। और अब देखिए, घर में भी अगर कोई थोड़ा टाइम भी नहीं बोलता मान लो, तो हमें तो भी थोड़ा महसूस होता है कि भाई हाँ, ये चुप चुप क्यों है, या अगर कोई चुप रहता है, कभी कोई बोलता नहीं, तो हम उसे समाज से कटा कटा महसूस करते हैं। क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है जो हमें सबके साथ जो है वो जोड़ के रखता है। और व्याकरण क्या है बेटा? व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध बनाती है, ठीक है, चाहे वो लिखने में है चाहे बोलने में है। तो जो व्याकरण है वो हमारी भाषा को एक्यूरेट बनाती है, उसे एक्यूरेसी देती है, उसको बिल्कुल शुद्ध बनाती है। तो भाषा की उत्पत्ति की अगर बात करें बेटा, भाषा शब्द की, तो संस्कृत के भाष से ये उत्पन्न हुआ है। जो भाषा शब्द है ये संस्कृत का भाष शब्द है। इस भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है कि प्रकट करना। तो भाष का मतलब क्या होता है बेटा? कि प्रकट करना। इससे ये भाव निकलता है कि भाषा वे है जिससे हम अपने मन के भाव, मस्तिष्क के विचार बोलकर या भाषा या लिखकर, हम जब भाषा के माध्यम से हम जिस माध्यम से हम दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है बेटा। तो भाषा अगर हम इसको परिभाषित करें कम शब्दों में, तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। देखिए बेटा, हालांकि जब भाषा नहीं थी, जब हम कबीले में रहते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो मनुष्य जाति एक कबीले में रहती थी, भाषा की उत्पत्ति तब नहीं हुई थी। तो जैसे वो शोर मचा के, मतलब जैसे उसको कहते हैं ना, हे हो डे डो, इस प्रकार की लैंग्वेज का वो मतलब कि प्रयोग करते थे कि जैसे खुशी है तो भी चीख मारनी, उला ला 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 कर देना, मतलब इस तरह से। या कोई अगर खतरा है तो अजीब अलग सा साउंड निकालना। मतलब भाषा तभी भी थी जब से मनुष्य इस धरती पे, इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है, भाषा तो उसने तभी से इजाद कर ली थी। लेकिन वो एक लिमिटेड थी। लेकिन अब क्या है, भाषा जो है वो डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव कर रही है। भाषा जो है भाषा में परिवर्तन भी होता रहता है और वो परिवर्तित भी होती रहती है। मतलब कहीं ना कहीं वो उसके शब्दों में भी बढ़ोतरी होती है और वो परिवर्तित भी होती रहती है। क्योंकि देखो, परिवर्तन एक जो है कुदरत का नियम है, तो भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। देखो इंडिया में भी आप देख लो कि ऐसी ऐसी जगह है, हम भी इंडिया में हैं, और जो अगर हम साउथ की बात करें, वहां पे जैसे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु है या कन्नड़ है, तो ये भाषाएं हमारी समझ में नहीं आती हैं क्योंकि उनकी एक अपनी भाषा है, भाषाओं के अलग अलग परिवार हैं। खैर ये बात की बात रह जाती है। अभी हम जो बात करते हैं कि जैसे भाषा में अभी मैंने परिवर्तन की बात की है, तो जैसे पहले क्या था, संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद जो है आज हिंदी यानी खड़ी हिंदी आ गई है। पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, फिर बेटा एक समय आया, फिर संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप पाली, पाली से फिर और ज्यादा आगे प्राकृत, प्राकृत फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश को भी हम हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। और उसके अपभ्रंश से भी जब शुद्ध एक हिंदी निकल के आती है तो उसे हम खड़ी हिंदी बोलते हैं, खड़ी भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो भाषा जो है वो बदलती रहती है। और इसका बदलने का मैं एक रीजन आपको बताती हूँ कि भाषा जो है मुश्किल से आसान की तरफ जाती है। भाषा को हम टाइमली जो है समय समय पर हम उसको आसान ही बनाते हैं, भाषा को मुश्किल नहीं बनाते।
आगे है बेटा हमारा वर्ण विचार। अभी तो हमने भाषा की बात की थी, तो अब ये वर्ण क्या है। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। मतलब एक भाषा के अंदर ये 3 तत्व हैं जो स्पेसिफिक हैं और जिन पे बात करना बहुत आवश्यक है, और सभी इस पे बात करते हैं। इनके बिना हम व्याकरण को समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहला है वर्ण, फिर है शब्द और फिर है वाक्य। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ण मिसार्थक वर्ण मिलके क्या है, शब्द बनाते हैं, और कुछ सार्थक शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं। और जब वाक्य बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं तो वो अपने आप में भाषा बन जाती है। तो इसीलिए हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब ये है बेटा कि सबसे समझ आने वाली भाषा है। और इसमें ये नहीं है कि भाई यहाँ पर जो ख है, अब ये अगर कहीं शब्द में आएगा तो ये रह हो जाएगा। अगर ख है तो वो कहीं भी प्रयुक्त होगा, वो ख ही रहेगा। जैसे कि इंग्लिश में बेटा हम जब पढ़ते हैं तो जैसे सी है, तो सी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको सी से जैसे सी फॉर कार भी हो जाता है ना, CAR कार। यहाँ पे जो सी है वो कार का वो करती है। लेकिन जब हम कई बार सर्टन लिखते हैं, है ना, तो वहां पर सी स का ही काम देती है। यानी और ऐसे जैसे CH है, ये का काम देता है। कभी वैसे CH कई बार हम जो उससे च का काम लेते हैं। यानी कि जो वर्ड, अच्छा कहीं पर क्या होता है, साइलेंट ही हो जाते हैं शब्द। जैसे अगर कोई भी वर्ड है तो उसमें कि भाई ये चीज साइलेंट रहती है, ये नहीं आएगी। जैसे लिसन वर्ड है एक, तो लिस्टन लिखा जाता है, वो तो उसमें जो ट है, टी है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, कई वैसे बहुत आसान है, लेकिन अगर इसकी ग्रामर की बात करें तो ये इसकी ग्रामर बहुत टफ है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो ये इतनी सिस्टमैटिकल लैंग्वेज है, इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि हर एक का, और ये अक्षरात्मक है, हर एक ध्वनि के लिए एक पर्टिकुलर अक्षर जो है वो दिया गया है। इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है इस भाषा को समझना। फिर है बेटा हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। टोटल कितने हैं, 44 हैं, और इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। हम सभी जानते हैं स्वर और व्यंजन। तो अब आपको स्वर कौन से होते हैं बेटा, तो स्वर होते हैं ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी कि भाषा की वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, री। तो अब इनमें हमें अ है तो अ है, आ है तो आ है। इसमें कहीं भी जो है हम सांस हम कहीं भी तोड़ते नहीं है, ये एकदम फ्लुएंसी से बोले जाते हैं। ठीक है, और किसी और ध्वनि का इसमें हमें मिश्रण होता हुआ नहीं नजर आता। तो इन्हें भी हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे हर्षव और दीर्घ। तो अब देखिए अ ये क्या है, एक छोटा शब्द है। इसमें जो है जो बल है वो कम लगता है, जोर कम लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, बल भी कम लगे, समय भी कम लगे, जैसे अ, ठीक है, इ, तो इसमें क्या है, समय कम लगता है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं बेटा, दीर्घ इसमें हम थोड़ा समय ज्यादा लगता है, जैसे आ, आई, उ, ऊ। तो ये जो चीजें हैं, जब कम स्वर टाइम लगता है तो हर्षव स्वर होता है, और जब समय ज्यादा लगे तो वह दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होते हैं। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर जब हम उच्चारण करते थे तो हमें किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते थे। लेकिन व्यंजन ध्वनियां कौन सी होती हैं बेटा, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं क बोलना चाहती हूँ, क, तो क हम सीधा नहीं बोल सकते, उसमें क्या आएगा, क प्लस अ, क।
क एक प्योर वर्ड नहीं है, क के बाद एक आ का साउंड आता है, मतलब आ का स्वर आता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो व्यंजन है ये ध्वनियों की ये वो ध्वनियां हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये स्पर्श व्यंजन है यहाँ पर। जैसे क वर्ग है, ठीक है, क च ट त प ये वर्ग हैं इसके। तो क वर्ग में आता है क ख ग घ और अंग है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और श श श श। अब इसमें क वर्ग में क से ये आगे पहली लाइन, च वर्ग में च छ ज झ य और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। तो ये पंचम स्वर है बेटा, ये जो लास्ट वर्ड है ये इनको हम पंचम बोलते हैं, ये पंचम वर्ड है, यानी कि ये हर एक लाइन के 5वें लेटर माने जाते हैं। ठीक है, फिर है जैसे अब जैसे प है तो प फ ब भ म हो गया। अंतस्थ है, इसमें आ गए य र ल और व। ऊष्म कौन से होते हैं, श, तीनों श आ जाएंगे और ह आ जाएगा। ठीक है, ऊष्म जैसे कि ऊष्म होते हैं बेटा कि जब हम बोलते हैं ना, जैसे श श स ह, तो अंदर से एक गर्म हवा निकलती है। ऊष्म क्या होता है, गर्म। तो इसीलिए इन वर्णों को हम जो है व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। हमारे पास कुछ संयुक्त अक्षर भी होते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जो कि 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो हिंदी में ये कितने हैं बेटा, ये 1 2 3 ये है यहाँ पर। जैसे क्ष है, ठीक है, तो अक्षय है तो क प्लस श, क्ष। त्र, त प्लस र। आगे है ज्ञ यानी जय प्लस ञ। तो इस तरह ये स्वर है, ये 2 लेटरों से मिलके फिर ये सिंगल वर्ड बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। ठीक है, आगे है बेटा, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण है तथा 3 संयुक्त लेटर हैं। ठीक है, आगे है बेटा, वर्णों के उच्चारण स्थान। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। तो ये बेटा हम ये उच्चारण स्थान है, ये मैं बस आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वर्णों का जो उच्चारण है, मतलब कि शुद्ध भाषा को बोलने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि जो इतने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, यानी कि हम उसे नाक की हेल्प से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, या तालू की मदद से बोलते हैं, या हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों से टकराती है, या हमारे होठों की जो शेप है वो किस तरह बनती है। तो इस सभी चीजों का इसमें ये सारी चीजें हम कल को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये बेटा बहुत ही बेसिक से आज हमने ग्रामर की है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट चैप्टर था ये ग्रामर का, तो इसलिए मैंने स्टार्ट सिर्फ यहीं से किया है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को आपने अभी आपके लिए इतना काम है, आपने वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार सुनना है, और साथ साथ आपको स्क्रीन पे जो लेटर्स लिखे वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके लिए और भी जो है आसानी देंगे समझने में। आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को जहां से आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरा बोला हुआ भी सुन सकते हो, और जो सामने लिखा हुआ है वो भी आपकी आंखों के सामने है। तो ये सारी चीजें आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगी। आज के लिए बस इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।